अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हेल्थ कॉर्नर कंसल्ट विद डॉक्टर नवीद शहजाद। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे कंसल्टेंट हैं डॉक्टर नवीद शहजाद। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं। आप मेयो हॉस्पिटल में फ़ेलो हैं एंडोक्रिनोलॉजी के, और यहाँ पे बतौर डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट आप अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज एक इंतहाई कॉमन मगर इंतहाई अहम मौजू पे हम बात करेंगे, और वो है खलफशार खून, यानी जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं और ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? जिस तरह बहुत सारी आम बीमारी, उनमें से एक बीमारी जो सबसे कॉमन है वो बुलंद फिशार खून, या जिसे हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होती है। अब ये ब्लड प्रेशर है क्या? बेसिकली जो हमारी रगें हैं उनके अंदर जो खून की रफ्तार है, वो जो जिस प्रेशर से मूव कर रही होती है और वो दीवारों के ऊपर जो प्रेशर डालती है, उस प्रेशर को हम जो है कहते हैं हाइपरटेंशन से लेबल करते हैं। वो प्रेशर दो तरह का होता है, एक वो जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, एक कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ये होता है खून जो है वो दिल से निकल के बाहर रगों में दौड़ता है, उस वाले जो प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक। और जो दूसरा होगा जो जिसमें दिल भरता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दिल जैसे भर आता है किसी का, खून से भर जाता है खून से भर जाता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए चाहे हम जो है वो मॉनिटर यूज़ करें, ठीक है। मॉनिटर से ये मुराद है कि कफ हम यहाँ पे लगाएं मरीज़ के, और आप देखें हॉस्पिटल में जाएं तो मॉनिटर पे रीडिंग आती है। तो एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जब दिल धड़क रहा है तेज़ी से, उसने खून बाहर फेंका वो, और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब दिल जो है वो खून को अपने अंदर भरता है तो उसके बाद आता है। इन दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम जो है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं, नॉर्मल। ये वैल्यूज़ हम कहाँ से रिकॉर्ड? हाँ, ये रिकॉर्ड हम इस तरह करते हैं कि या तो हम इसको जो है ब्लड प्रेशर ऑपरेटर से कर सकते हैं, जिसको स्फिग्नोमोनोमीटर कहते हैं, हम उससे कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो मॉनिटर लगा के जिसमें एक कफ लगाते हैं, और उसके बाद वो कफ जो है वो उसकी आर्टरीज़ का प्रेशर जो है वो हमारे पास सामने शो कर देगा। अब जो हम स्फिग्नोमोनोमीटर या मैनुअल ब्लड प्रेशर मशीन से करते हैं, उसमें दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम ऑस्कल्टेटरी मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम पैल्पेटरी में हम ये करते हैं कि नर्व्स के ऊपर हाथ रखते हैं और उसको ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स को जब फैलाते हैं तो मरकरी मूव करती है स्फिग्नोमोनोमीटर के अंदर, वो एक ख़ास वैल्यू आती है। जब वो टिक आएगा तो उसको हम यहाँ से हमें जो है वो पल्स आनी शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड। इसमें ज़्यादातर आमतौर पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छा पता चलता है। जो डायस्टोलिक है वो ऑस्कल्टेटरी, यानी कि हम स्टेथोस्कोप इस जगह पे लगाते हैं जिसे क्यूबिटल फोसा कहते हैं, इसके अंदर लगाते हैं। यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है और उसके अंदर हम इसी तरह बिल्कुल मेजर करेंगे। जब पहली आवाज़ आएगी तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, जब वो आवाज़ ख़त्म होती जाएगी आखिरी आएगी तो हम उसे डायस्टोलिक कहेंगे। तो इन सारे मजमूए को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको आप हाइपरटेंशन कहेंगे। मतलब जो हमारे जो दीवारें हैं, रगें हैं, दिल की दीवारें हैं, रगें हैं जो बाहर हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो एक रगों का जाल है जिसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ये सारी हैं, उनके अंदर जो वॉल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन क्योंकि बहुत आम है, हमने पीछे भी अपने इसमें प्रोग्राम में भी लगाया कि इट इज़ अ साइलेंट किलर। क्योंकि ये साइलेंट किलर इसलिए है क्योंकि इसकी कोई अलामतें भी नहीं होती बाज़ औक़ात मरीज़ में। हम बहुत अक्सर सुनते हैं कि कोई हमारा जानने वाला था, कोई दोस्त था, वो यकदम उसको कोई मसला हुआ, दाखिल हुआ तो ब्लड प्रेशर वॉज 200, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये नॉर्मल जो आम एक आदमी में ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल काउंट किया जाता है जी। इससे जो है वो नीचे हो जाए, 120/80 हो जाए, 110/70 हो जाए, 110/70 हो जाए, वो नॉर्मल काउंट होगा। इससे जो ऊपर ब्लड प्रेशर जाएगा उसे हम कहेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन में लेबल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ब्लड प्रेशर की इकसाम क्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात क्या हैं? अब जो ब्लड प्रेशर आम तौर पे जो उसकी वजूहात हैं वो दो ही हैं, ठीक है। दो कॉमन टाइप्स हैं और वजूहात उसी में आती हैं। जो एक है जो फेमिलियल है, फैमिली, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी का ये मतलब है जिसमें कोई वजह नहीं होती, लोगों की फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर चल रहा है, नेचुरल उनकी इनहेरिटेंस ऐसे है, उनकी वेसल्स के अंदर प्रेशर ऐसा है, या वो नेचुरली प्रोन हो गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से ही कि उनका ब्लड प्रेशर होगा, फैमिलीज़ में रन करता है। यानी कि वालिद साहब को था, फिर वालदाओं को, फिर बेटे को हुआ, फिर आगे उसके बच्चों को हुआ, तो इसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसमें कोई वजूहात नज़र नहीं आती। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, यानी कहीं दूसरी वजूहात की वजह से होना, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ठीक है, जिसमें एंडोक्राइन एक ख़ास पार्ट है,
क्योंकि हमें एंडोक्राइन में को ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जिसमें से जो आमतौर पर ब्लड प्रेशर की जिसमें से कॉजेज़ होती हैं, जिनमें से एक हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है, उसमें पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरा एक हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं जो गुर्दों के ऊपर, जिन्हें हम एड्रीनल्स कहते हैं, बाद का उसकी कोई मैलफॉर्मेशन जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर जो है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें जो है वो हमने इसका भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया था कि चेहरा बहुत ज़्यादा फूल जाता है, कमर के पीछे जो है वो फैट का एक पूरा पैड बन जाता है, फिर टांगें सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, चेहरा ऊपर वाला टॉर्सो हैवी हो जाती है, जिससे कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें लोग कहते हैं कि चेहरा फूला हो, वो मरीज़ खासतौर पर जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स में हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से जिसमें स्टीरॉइड ज़्यादा हो रहे हों, तो उसकी वजह से कुशिंग होता है। फिर ये है कि जो दूसरी कॉजेज़ हैं जिसमें गुर्दों का मसला हो सकता है। गुर्दों की एक बीमारी होती है जिसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, जो हमारी शरेयानें हैं गुर्दों की, वो उनके दरमियान जो है वो इंटरप्शंस हैं, जिसमें से वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये कुछ सारी वजूहत हैं। जो सबसे आम काबिल फ़हम होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनमें कोई वजूहत नहीं होती, तो हम उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन उसको हम लेबल करते हैं, क्योंकि वो फैमिली में पीछे चली आ रही होती है। अब उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके लिए स्मोकिंग हो सकती है जो उसको ज़्यादा कर रही हो। स्मोकिंग कैसे बढ़ा देती है? स्मोकिंग बेसिकली क्योंकि हमारी जो शरेयानें हैं, जब उनके अंदर वॉल्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, जब वॉल में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन को ज़्यादा करते हैं, और स्मोकिंग इस प्रोसेस को, जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारी शरेयानों में, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, स्मोकिंग इसको एज ए एनहांसर के तौर पे काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जो नेचुरल क्लियरेंस होती है, जिससे हम कहते हैं कि शरेयाने साफ़ रहते हैं, वो वाला सारा जो मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक करता है। जब उसको वो ब्लॉक करता है तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, शरेयाने तंग होनी शुरू होती हैं। जब तंग होती हैं तो उनमें से कोई ना कोई हिस्सा निकलता है, वो दिमाग के किसी हिस्से में दाखिल हो सकता है, पाँव में जा सकता है, अंथड़ियों में जा सकता है, दिल का कोई शरेयान को बंद कर सकता है, तो इसलिए स्मोकिंग उसमें रिस्पेक्ट है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, जो इट्सेल्फ, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया है। फिर कुछ जो है कहते हैं फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना। अगर हम बैठे रहेंगे, हमारी बॉडी एक नॉर्मल फिज़िकल फिनोमेना से नहीं गुजरेगी, तो उस दौरान भी जो है ये सारी चीज़ें, वेट बढ़ेगा, फिज़िकल इनएक्टिविटी होगी, हाइपरलिपिडीमिया होगा, डिसलिपिडीमिया होगा, तो उससे भी मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर कुछ जो एसोसिएशन है यूरिक एसिड जैसे मरीज़ों में ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड भी एक मार्कर है कि अगर किसी यंग पेशेंट में अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है तो उसमें प्रोन होगा कि ये हाइपरटेंसिव होगा और उससे दिल के मसले होने के चांसेस ज़्यादा हों। डॉक्टर साहब, अगर कोई परेशान हो, स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी ब्लड प्रेशर? उसमें स्ट्रेस इसको अगर प्रेसिपिटेट और ज़्यादा कर देगा, यानी कि हम इसलिए कि बाद मरीज़ों के स्ट्रेस के अंदर भी बिल्कुल यही होता है कि आपके जो है वो कहते हैं वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा। फिर एक जो है थ्रोम्बोटिक स्टेट होती है। जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट में होती है, तो क्लॉट बनने का खतरा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे दिमाग की शरेयान भी, इवन बाद लोगों की कहते हैं ना, इतना ज़्यादा कोई बहस हुई कि वो स्ट्रेस आउट हुआ कि इवन जो है वो कोई वेसल उसकी रप्चर होगी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर बॉडी में पानी जमा होना शुरू हो जाए, अब ये आप एक्सप्लेन करेंगे कि पानी शरेयानों के अंदर या बाहर, तो उससे भी ब्लड प्रेशर पे कोई असर पड़ता है? अच्छा, आम तौर पे जो ये जिसमें एडिमा कहते हैं हम, पानी भरने की, अब ये कि लाजमी बात है कि जब हमारे दो स्पेसिस हैं, एक जो अंदर वाली स्पेस है जिसको हम वास्कुलर स्पेस कहते हैं, दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस है जो कि उसके बाहर फैल रही है। अब लाजमी बात है कि जब पानी जिसमें भरता जाएगा तो आपस में क्रॉस फ्लो भी होता है। ठीक है, जब वो वेसल्स ये होगी कि अब ये वेसल है, इसके इंटरस्टिशियम में बाहर है, जब इधर पानी भरेगा वो वेसल्स को प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा और पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, सांस ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जैसे गुर्दों के मरीज़ों में अक्सर होता है कि जिसमें जब पानी भरता है तो उनकी वेसल पे प्रेशर बढ़ता है, जब वेसल पे प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से सांस ख़राब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की आपने बहुत सारी वजूहात बता दी हैं, ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है? हाँ, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, उसमें भी काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं। एक ये कि कुछ लोगों को वेज़ोवेगल होती है, सिनकपी होती है। सिनकपी के दौरान मतलब कोई स्ट्रेस लिया, उस दौरान कोई वेगस फिनोमेना चला जिससे ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे चलेगा, पसीने आए, ये हो गए। फिर बाज़ ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर लो होता है। फ़र्ज़ करें जैसे एडिसन डिजीज़ है, ठीक है, एडिसन डिजीज़ के अंदर जो है वो एडिसन डिजीज़ भी कोई गुर्दों के वो जो ऊपर ग्लैंड होते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस फ्लाइट का जो सिस्टम है बॉडी में वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर लो रहता है। इसके अलावा जो जिन मरीज़ों को लीवर का मसला होता है। और ये जो वेज़ोवेगल आपने कहा है, ये क्या कोई एकदम हमारा शरेयाने जो हैं वो
टाइट होने की बजाय वो एक फैल जाती हैं। हाँ, कोलैप्स हो जाता है सिस्टम ना उसमें। ये इवन एनाफिलैक्सिस जैसे होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी को किसी चीज़ से रिएक्शन है, एलर्जी का जो सीवियरेस्ट फॉर्म है उसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं, उसके दौरान भी हाइपोटेंशन हो जाती है। बाज़ लोगों को कुछ बीमारी जैसे होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है, मतलब ये कि वो एक ख़ास पोस्चर से दूसरे पोस्चर में जाते हैं, जैसे लेटे हुए हैं तो खड़े होते हैं तो उससे क्या होता है सारा ब्लड पूल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों की तरफ चला जाता है। हाँ, नीचे की तरफ, सर की तरफ नहीं जाता, जिसमें हम पोस्टल हाइपोटेंशन कहते हैं, वो भी हो जाता है। दवाइयाँ भी कोई ऐसी हाँ, दवाइयाँ भी ऐसे कर सकती हैं, जैसे पेशाब आवर गोलियाँ वो करती हैं। बाज़ लोग इवन जो है क्या कहते हैं एंटी हाइपोटेंसिव भी हैं, वो भी पोस्टल हाइपोटेंशन करती हैं। ये मामला तकरीबन कितना लो हो जाए ब्लड प्रेशर तो होता है? ये मामला आमतौर पर 90-60 जिसे हम कहते हैं, 90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 60, इससे जब लेस जाता है तो मरीज़ आमतौर पे जो है वो लो फील करना शुरू होता है। बाज़ लोगों का मैंने कहा कि जिस तरह हम डायबिटीज़ के अंदर कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया कोई 100% 70 से कम नहीं है, बाद मरीज़ों को 100 पे भी होता है। तो बाद मरीज़ों जिनका ब्लड प्रेशर 150 रहता है, उनका जब 160 भी होगा तो उनको थोड़ी बहुत डिजीनेस फील होगी, वो कहेंगे कि हम इसको 110-120 पे लेके जाएँ। लेकिन आमतौर पर जो हाइपोटेंशन लेवल की जाती है वो ये होता है कि अगर आपका जो बेसलाइन ब्लड प्रेशर है उससे अगर कम होता है, वो 90-60 से कम हो जाए, तो इसका मतलब उसको हाइपोटेंशन होनी शुरू होगी कम। डॉक्टर साहब, ये खून की कमी से तो नहीं हो जाता? खून की कमी से भी हो सकता है, जिसमें दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ता है, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। दिल जब ज़्यादा धड़केगा तो खून जो है वो दिल के अंदर भरेगा ही नहीं। अब इतनी तेज़ी से कर रहा है कि वो सब कुछ बाहर फेंकी जा रहा है, तो दिल में जब भरेगा नहीं तो वॉल्स पे प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। जब प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो ब्लड प्रेशर लो साइड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड प्रेशर हाई है, ये आप कितने हाई पे गिनते हैं कि ये हाई है? अच्छा, उसमें जो हम जिसे फॉलो करते हैं जॉइंट नेशनल कमीशन है, जो जिसको GNC 8 कहते हैं, अभी जॉइंट नेशनल कमेटी है, वो ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस बनाती है। इसमें जो हम 130 से जो ऊपर होगा सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला हमारा ब्लड प्रेशर है 80 से 90 के दरमियान होगा जो डायस्टोलिक है, तो इसको हम कहेंगे ये एलिवेटेड है। 130 से 140 के दरमियान सिस्टोलिक और 80 से 89 के दरमियान डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब इससे ऊपर जाएगा तो हम इसको हाइपरटेंशन लेबल करेंगे स्टेज 1, 140 से 159 तक, और डायस्टोलिक हो अगर 90 से 99 तक। अब स्टेज 2 है, उसमें 160 से 179 है सिस्टोलिक, और जो आपका डायस्टोलिक है वो आपका 100 से 110 है। ठीक है। अब स्टेज 3 है, इससे भी ज़्यादा सीरियस, जिसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं, क्राइसिस कह सकते हैं, जिसमें मरीज़ को इमरजेंसी में जाना पड़ता है। वो 180 से कोई भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा हो, कुछ कहते हैं कि 120 से भी ज़्यादा हो। तो ये वाली वो सारी रेंज है कि जो कि ब्लड प्रेशर जिसको हम कहेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। और एक होती है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी कि मरीज़ का ऊपर वाला सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, नीचे वाला नॉर्मल रहता है। उसमें ऊपर वाला 140 से ज़्यादा रहेगा, नीचे वाला 80 के अराउंड रहेगा, मतलब 90 से कम रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि बात ऐसी कर दी है, थोड़ी सी मुश्किल बात है आपके लिए नहीं, नाजरीन के लिए, मगर आप उसको ज़रा आसानी से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऊपर का ब्लड प्रेशर ऊंचा होता है, नीचे का ज़रा नीचा होता है, इसको टर्म क्या कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आम ज़बान में हम कहते हैं, और जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इन दोनों को जो नेगेटिव क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे पल्स प्रेशर, यानी कि हमारी जो रगें हैं उनके अंदर कितना प्रेशर है। नॉर्मली आप अगर देखें 120 हम लेते हैं तो 70, नॉर्मल पल्स प्रेशर इज 50 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हाँ, दोनों ऊपर और नीचे वाले में फ़र्क जो है वो 50 से 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है आमतौर पे। बाद मरीजों का 90-60 भी होता है, तो वो ठीक भी होते हैं, तो वो वेरिएशन कैन भी। यंगस्टर्स में, फीमेल्स के अंदर आमतौर पे वेसल्स का प्रेशर नेचुरली अल्लाह की तरफ से वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना होकर वो लो साइड पे रहता है, तो इसलिए पल्स प्रेशर जो 50 से 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के दरमियान आमतौर पे वेरी करता रहता है। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नीचे वाले के दरमियान के डिफरेंस को पल्स प्रेशर, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों रीडिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं और जो है वो देखते हैं कि सिस्टोलिक कितना जा रहा है, डायस्टोलिक कितना जा रहा है। तो इसलिए जो है आमतौर पे अगर एक मरीज़ का 15 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़े और 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़े, तो वो आम तौर पे आम लोगों से ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ट्वाइस डबल होता जाएगा रिस्क, जितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना मरीज़ रिस्क होता जाएगा डिफरेंट बीमारियों के लिए। इसका मतलब डॉक्टर साहब, चाहे सिस्टोलिक बढ़े चाहे डायस्टोलिक बढ़े, दोनों ही बुरे हैं? दोनों ही बुरे। एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि जो उम्र बढ़ती है तो क्या रगें, शरियानें सख्त हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर ज़रा हाई हो जाता है? ये नॉर्मल है या ये भी नहीं सही?
अच्छा, कुछ अब जो पहले शुरू में जब हम इसको ब्लड प्रेशर को मैनेज किया था, लोग कहते थे टाइट हो, मतलब जैसे हमने बताया कि जब कमीशन 7-8 इनकी डिफरेंट मीटिंग्स हैं तो उसको हम 7-8 कहते हैं, 6 कहते हैं, JNC 7, JNC 8। जो JNC 7 था उसने कहा ज़रा टाइट ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, 130-180 हो। अब 130-180 तो हर किसी में अचीव नहीं हो सकता था, जो लोग खासतौर पे उम्र में ज़्यादा बड़े होते थे। तो वो लोग जिनकी वेसल्स के अंदर जो है स्टिफ हो जाती है, वक्त के साथ तब्दीली आती है, शरीयानें सख्त होती हैं, तो उन लोगों में जो है उन्होंने थोड़ा सा लेस टाइट कंट्रोल किया, जैसे 150 से कम हो, 150 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कम हो और 90 वाला नीचे से कम हो। ये हमारा गोल होगा उन पेशेंट्स के अंदर। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है या खुदा ना खासा गुर्दों का मसला है या कोई और मसाइल हैं, तो उसमें हम जो एज चाहे 60 से ज़्यादा हो चाहे 60 से कम हो, एज कट ऑफ बनाया हुआ उन्होंने कि 60 इज़ अ गाइडलाइन। 60 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर है, एज है, अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर है तो हम उसमें टारगेट ये करेंगे 150 से कम रहे ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से कम रहे। अगर उसको खुदा न खासा शुगर है या उसको गुर्दों का मसला है या कोई और मसाइल चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि 140 से ऊपर वाला नीचे रखें और नीचे वाला 90 से कम रखें। तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने इसलिए रिलैक्सेशन दी है क्योंकि बड़ों के अंदर जब आप ब्लड प्रेशर नीचे करना शुरू करते हैं तो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी आ जाता है बाद का, क्योंकि वेसल स्टिफ होती हैं वक्त के साथ साथ। शरियाने जो हैं उनके अंदर जो वो अल्लाह ने जो एक मोल्डिंग कैपेसिटी दी हुई है उनको मोल्ड होने की, यानी कि चेंज होने की या वो किसी भी शेप में जाने की, वो कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, जिसे इलास्टिसिटी वो इतनी अच्छी नहीं रहती। तो उस वजह से वो ये होता है कि बाद आप 130 अचीव करते करते जो है वो नीचे भी गिरा और इनअप्रोप्रिएट कंट्रोल आ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से? हाई ब्लड प्रेशर में जो सबसे अहम पेचीदगी है कि क्योंकि दिल से ज़्यादा रिलेटेड है, तो पहला तो ये मसला है खुदा ना खासा जिससे दिल की दीवारें मोटी हो सकती हैं। दिल पंप करता है? पंप करता है, पंप करेगा तो बाहर फेंकता है। तो इसमें क्या होगा कि जब दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, दिल की दीवारें मोटी होने का खतरा होता है। उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो मोटी हो जाएंगी तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, दिल की ताकत कम होती जाएगी। अब लाजमी बात है, एक टिश्यू है ना, अगर इतना मोटा है तो वो तेज़ी से काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम जब एक्सरसाइज करते हैं मसल मोटे होते हैं, ताकत बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन दिल में इसका उल्टा हिसाब है। अच्छा। क्योंकि उसने एक लेकिन वो कैविटी एक फिक्स है ना, अगर फ़र्ज़ करें एक कैविटी इतनी है और वो ऐसे दिल धड़क रहा है, अगर वो इस तरह हो जाए तो वो कितना धड़केगा? अच्छा, वो कम कैपेसिटी में करेगा। ठीक है। दूसरा ये कि इससे दिल के मसाइल, यानी कि दिल की रगों पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो दिल की शरियाने के अंदर हमने कहा शुरू में जैसे अभी बताया क्लॉट बनने का खतरा होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, जिससे जो है दिल का अटैक हो सकता है, दिमाग का अटैक हो सकता है, फालिज का खतरा हो सकता है, शरियानों के मसाइल हो सकते हैं, फिर गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं। गुर्दों में क्या हो सकता है? गुर्दों की वजह से जो है गुर्दे फेल हो सकते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो गुर्दों के अंदर जनाब जो है वो जब प्रेशर बढ़ेगा, गुर्दों की परफ्यूजन ख़राब होती है। जब अपनी परफ्यूजन ख़राब होगी यानी कि उनके अंदर जो ब्लड जाने की सलाहियत है वो उनकी वेसल्स के अंदर, अब लाजमी बात, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, दिमाग खून को खींचना शुरू करेगा, वो खींच के दिल में डालना शुरू करेगा ताकि उस प्रेशर को मेंटेन रखें, जिसकी वजह से गुर्दों की तरफ जो खून की सप्लाई जो परफ्यूजन जा रही है वो कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो गुर्दे क्या होंगे, वो एफर्ट लगाएंगे, जब एफर्ट लगाएंगे तो गुर्दे फेल होने का खतरा होगा। प्रोटीन जो है वो भी निकल सकती है, खारिज हो सकती है। हाँ, प्रोटीन वो ज़्यादा डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ज़्यादा होती है, हाइपरटेंसिव में भी हो सकती है, लेकिन वो डायबिटीज़ के ज़्यादा माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया और उसकी ज़्यादा एसोसिएशन। आंखों पे क्या असर? आंखों की वजह से बेनाई हो सकती है, आंखों की बेनाई जा सकती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी कहते हैं। बाद का मरीज़ ऐसे भी कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक थी बिल्कुल या ठीक था, एकदम आँख की बेनाई चली गई, ऐसे झटका लगा और ऐसे लगा जैसे कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो उसकी वजह से दिमाग की जो रगें हैं वो भी बंद हो सकती है। दिल को जब ज़्यादा काम करना पड़ता है तो कुछ दिल में दर्द हो सकती है, चेस्ट पेन जिसे हम कहते हैं, दिल का अटैक, चेस्ट पेन भी हो सकती है। इवन जो है सिर्फ पसीनों के साथ भी मरीज़ आ सकता है, बाद का मरीज़ जो है फालिज के साथ आ सकता है इसमें, क्योंकि दिल ज़्यादा धड़का, अंदर क्लॉट बनना शुरू हो गए, वो क्लॉट इधर से निकला, ठीक है, पुश किया, वो दिमाग में चला गया, तो इधर वाली रगें, गर्दन वाली भी जो दिल से निकल रही हैं वो भी बंद हो सकती हैं, जो दिमाग वाली हैं वो भी बंद हो सकती हैं। सर दर्द भी हो सकती है, हेडेक भी होती है लोगों को, और दिमाग के ऊपर भी कोई असर पड़ सकता है, यानी दिमाग बजाते खुद मगज़ पे? हाँ, मैंने उसमें ये बताया कि उसमें आम बाद मरीज़ को कोग्निटिव इंपेयरमेंट भी हो सकती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उससे दिमाग की, और ऑब्वियसली मैंने बताया कि जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो हर जगह से खून को दिल की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, जिससे ब्रेन की इंजरी भी हो सकती है। डॉक्टर नवीद शहजाद, ये बताइए कि दवाइयों के अलावा भी कोई हल है? दवाइयों के अलावा एक जो है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, डिवाइस डाइट है, जिसको हम कहते हैं डाइटरी एडवाइस टू स्टॉप हाइपरटेंशन।
ठीक है, यानी कि उसमें क्या है कि नमक कम लें, ठीक है, आप अपनी डाइट में फ़ाइबर ज़्यादा रखें, मीठा कम लें और वॉक करें, ठीक है, ये उसके हिस्से हैं। इसके अलावा जो है स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसे क्विट करें। फिर अगर अल्कोहलिज्म वगैरह है, क्योंकि वो भी सारी स्ट्रेस और हाइपर डिस्लिपिडीमिया और ये सारे प्रेसिपिटेट करती हैं, तो इसे अल्कोहल स्टॉप करें। अगर खुदा ना किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसका लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ हैं, डिस्लिपिडीमिया है, उनको चाहिए कि उसकी दवाई लें या उसके डाइट मॉडिफाई करें जिसके अंदर वो चिकनाई ना लें, तली हुई चीज़ें ना खाएँ, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है कि आपकी अगर फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर है तो आपको अर्ली लाइफ के अंदर चाहिए कि आप नमक अपनी डाइट के अंदर कम लें। दवाइयाँ तो इसके लिए बहुत सारी हैं। एक सवाल और डॉक्टर साहब, ये टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है और इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, टाइप ए पर्सनैलिटी वो होती है कि जो बहुत ज़्यादा हर वक्त एग्रेसिव होने की सलाहियत होती है जिन लोगों में, यानी कि दे हैड ऑल और नन फिनोमेना, यानी कि किसी चीज़ के लिए जाना है तो गो फुल। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, दे गेट एंग्री, हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि टाइप ए पर्सनैलिटी रखते हैं वो दे आर मोर प्रोन टुवर्ड मैनी डिजीज़, नॉट ओनली हाइपरटेंशन, क्योंकि उनकी बॉडी का जो मिलियो एनवायरनमेंट है अंदर का, वो उन चीज़ों को कहता है कि आप आओ, दावत देता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो बिहेवियर इश्यूज़ भी होंगे वो भी टाइप 1 पर्सनैलिटीज़ के साथ होंगे। फिर परफेक्शनिज्म होगा इनके अंदर, वो कहेंगे कि 100% इसी तरह ही चले जिस तरह हम कह रहे हैं, तो उनके अंदर ऑब्वियसली स्ट्रेस का फैक्टर बढ़ेगा। एक तो they need to relax, दे नीड टू रिलैक्स ना, and they need to walk से फर्क, फिजिकल नींद वॉक। उसमें ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपने सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है। मेडिसिन इज़ वन ट्रीटमेंट। मेडिसिन से पहले अगर सिर्फ किसी पेशेंट का, जैसे हमने अभी वो ग्रेड किया हाइपरटेंशन को, अगर सिर्फ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है यानी कि 130 से 140 के दरमियान रहता है और नीचे वाला 80 से 89 के दरमियान रहता है, तो उसको चाहिए कि वो वॉक करे, रिलैक्स करे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी। वज़न ज़्यादा होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? वेट का ऑब्वियसली जो इससे डिस्लिपिडीमियाज हो सकते हैं मरीज़ को, जो है और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। फिर फिजिकल इनएक्टिविटी है वो हो सकता है, फिर स्मोकिंग इसको प्रेसिपिटेट कर सकती है। ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके जो है इफेक्ट ज़रूर डालते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरे फैक्टर्स हैं ज़्यादा, जैसे हमारी सॉल्ट इंटेक है, फैमिली हिस्ट्री है, सॉल्ट इंटेक, नमक का नमक, जैसे हमारे यहाँ लोग घरों में खाना खाते हैं ऊपर नमक डाल लेते हैं, एडिड सॉल्ट है। हमारे खानों में स्पाइसी, कम से कम नमक होना चाहिए, मुनासिब इतना होना चाहिए कि जितना ज़बान का आपका टेस्ट भी ख़राब ना हो और इतना ज़्यादा भी ना हो कि ब्लड प्रेशर की तरफ आपको लेके जाए। तो म्याना रवि होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि दिल पंप करता है और शरियानों में जाता है। दिल से जो शरियानें ऊपर की तरफ जाती हैं और जो नीचे की धड़ की तरफ जाती हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनकी साख्त पर भी कोई फ़र्क पड़ता है? उनकी साख्त में ये होता है कि जो मैंने आपको बताया कि जब हाइपरटेंशन ज़्यादा होती जाएगी, स्ट्रेस इवेंट होते जाएंगे, तो ये होगा कि उससे जो वेसल्स हैं, जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनके ऊपर डिफरेंट चेंजेस आएंगी। उन चेंजेस में से एक कोलेस्ट्रॉल का जमा होना है, फिर दूसरा एंडोथेलियल इंजरी, यानी कि जो उनकी जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो सकती है, जिसके ऊपर क्लॉट भी बन सकता है, जिसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं उसमें ब्लॉकेज भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शरियानों में। एक्सरे पे क्या आपको नज़र आएगा? दिल को, दिल पे क्या नजर आएगा? दिल पे अगर हम और उसका जो दिल से निकलती है बड़ी नालियाँ, वो उसमें ये होता है कि बाद का जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे अरसे के लिए तेज़ रहता है, तो जब उनमें दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो कार्डियोमेगाली नज़र आती है हमें। इसके अलावा जो उससे शरियानें निकल रही होती हैं दिल की, वो प्रोमिनेंट होती है, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज होती है तो वो प्रोमिनेंस होनी शुरू हो जाती है। बाद का लोगों को फेफड़ों में पानी आ जाता है क्योंकि दिल को प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ निकालेगा। तो क्या होगा कि वो जब कम काम करना शुरू करेगा जिसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ईसीजी पे तब्दीलियाँ आ सकती हैं, हमारे ईसीजी के ऊपर चेंजेस आती हैं। फिर हमारे जो क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल हम मरीज़ की कराते हैं वो ख़राब हो सकती है। फिर यूरिन कराते हैं, उसमें देखने के लिए खुदा ना खासा कोई खून तो नहीं आ रहा, कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो रहे हों। जी ठीक है डॉक्टर साहब, दवाइयाँ क्या होंगी? किस किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? कोई 1, 2 या कैसे? अच्छा, इसमें ये है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। पहले अगर आपकी ब्लड प्रेशर मतलब किसी का स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो आप एक दवाई से शुरू करें, साथ में उसको लाइफस्टाइल जो काउंसलिंग जो हमने बताई है कि नमक कम लें, वॉक करें, शराब छोड़ दें, सिगरेट ना पिएं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, अगर डिस्लिपिडीमिया है तो उसको ट्रीट कराएं, अगर कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कोपिंग बिहेवियर सीखें,
ताकि हम वो करें। फिर उसमें ये है कि अगर एक से कंट्रोल नहीं होता तो हम उसकी मैक्सिमम डोज करें, उस पर नहीं होता तो फिर दूसरी दवाई डालें, फिर 2 से नहीं होता तो फिर तीसरी डालें। अगर 3 पे कंट्रोल ना हो तो फिर उसको रेजिस्टेंट कहेंगे हाइपरटेंशन, फिर हमें उसके लिए दूसरी वजूहत ढूंढनी पड़ेगी जो हमने बताई। क्या उसको साथ में कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, कोई और जो है कुशिंग का मसला तो नहीं है, कहीं जो है वो कोई और ऐसा कोई ट्यूमर तो नहीं है जिसमें कोई ऐसी रसौली तो नहीं है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो उसको कंट्रोल नहीं है, मरीज़ दवाई ठीक नहीं ले रहा, परहेज़ ठीक नहीं कर रहा। तो ये सारे फैक्टर्स हम उसमें कंबाइन करेंगे। जो आम दवाइयाँ वो हम यूज़ करते हैं, जैसे ASARB है, ठीक है, जैसे रेमिप्रिल के नाम से आती है हमारे पास, ये लोग यूज़ भी करते हैं। ईजी डे होगी, फिर जेस्ट्रिल होगी, ये कॉमन दवाइयाँ जो हम शुरू में यूज़ कराते हैं। फिर जो सेकंड लाइन वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, जैसे हमारे पास नॉरवेसिक है, सोवेसिक है, एम्लोडिपिन वगैरह, इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। अब पहले शुरू में लोग बीटा ब्लॉकर बड़ी यूज़ करते थे, जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस, टिनॉर्मेन और इस तरह की। अब ये डाउन द लिस्ट हैं, ठीक है। और जैसे कुछ खास इनकी कहाँ ज़रूरत पेश आती है? हाँ, इनकी ज़रूरत ये पेश आएगी कि अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन अगर ना बच जाए, मतलब जैसे पेशेंट है वो इंटॉलरेंट हो रहा है और किसी भी ड्रग थेरेपी, या फ़र्ज़ करें अगर किसी को गुर्दों का मसला है तो आप फिर ARBs नहीं दे सकते, तो फिर उसमें आप बीटा ब्लॉकर्स वगैरह पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को इससे खांसी हो जाती है, बाद लोग ईजी डे और इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं तो उससे खांसी ज़्यादा होती है, तो खांसी ज़्यादा होने की वजह से आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं, कोई और दवाई दे सकें। बाद नमकियात की जिसमें तब्दीलियाँ आती है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ARB और ACE हम होल्ड करके फिर हम कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर की तरफ ही हम जाते हैं। डॉक्टर साहब, पेशाब आवर दवाइयों का भी कोई रोल है? पेशाब आवर दवाइयों का मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट पहले ऐड करेंगे हम एक दवाई, फिर दूसरी करेंगे, नहीं हो गई तो फिर हम एक डायूरेटिक ज़रूर ऐड करते हैं। डायूरेटिक्स ये करती है कि जो सारा ब्लड में जो वॉल्यूम, मतलब जो सारा दिल पे जमा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत वाटर जिस्म से निकालेगा तो हार्ट पे प्रेशर कम होगा। जब हार्ट पे प्रेशर कम होगा तो नालियाँ थोड़ी सी रिलैक्स करेंगी, रिलैक्स करेंगी तो उससे ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है। डॉक्टर साहब, ये जो दवाइयाँ आपने जो सारे ग्रुप बताए हैं, ये मिक्स्ड फॉर्म में भी आ जाती हैं? प्री हाँ, डिफरेंट। अगर आप आर्डली तौर पे ये चाहिए कि अगर एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है और उसका ब्लड प्रेशर 170 से ऊपर है, तो आर्डली चाहिए कि आप उसको 2 ड्रग से शुरू करें। अब वो 2 ड्रग कौन सी होंगी, किस कम्बिनेशन में होंगी, उसमें डिपेंड करेगा कि मरीज़ किस कंडीशन में है, मरीज़ के गुर्दे किस हालत में है, मरीज़ का हार्ट किस तरह का है, मरीज़ को कोई सांस का मसला तो नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट कवर करते हुए फिर हम उनको कम्बिनेशन में भी दवाई डाल सकते हैं। सिंगल कम्बिनेशन भी है, मतलब 2 दवाइयों का भी, डबल भी है, यानी कि 3 दवाइयों का कम्बिनेशन भी है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपका मरीज़ किस तरह है और उसको और सार कौन सी बातें हैं, तो उस पर हम डिपेंड करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर के पास आके भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? इसे कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम या वाइट कोट हाइपरटेंशन। यानी कि मरीज़ कहता है मैं घर में डॉक्टर साहब जब ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो वो ठीक आता है, लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसकी एक तो उसकी काफ़ी सारी वजूहत में से एक फियर, एंग्जाइटी फिनोमेना, फिर हॉस्पिटल सेटिंग, लोगों को देखना, उससे थोड़ा बहुत वेसल में प्रेशर होता है। पहले प्रीवियसली ये सोचा जाता था कि ये वाइट कोट हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम पेशेंट को गए रिलैक्स करें, घर जाके ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाएं। लेकिन अब ये है कि ये जो है एसोसिएशन है इसकी हार्ट डिजीज़ के साथ, ठीक है, तो इसलिए इसको भी ट्रीट करना अब ज़रूरी है, वाइट कोट हाइपरटेंशन को भी। तो इसलिए जब वो आए तो उसको कहेंगे रिलैक्स करें। फिर जो इसमें एक अहम चीज़ है कि जैसे लोग ब्लड प्रेशर जैसे चेक करते हैं, उनमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। कफ का जो साइज़ है जिससे आप ब्लड प्रेशर लेते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, अगर बड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर कम आएगा, अगर ज़्यादा छोटा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो आपको ज़्यादा आएगा ब्लड। फिर ये एडिक्वेट साइज़ होना चाहिए, यानी कि आपके पास 3-4 साइज़ में कफ अवेलेबल होने चाहिए पेशेंट्स के लिए। फिर दूसरा ये है कि जो आप जब पेशेंट्स को जो है कैफ़ीन अगर इनटेक है, मरीज़ ने अगर चाय पी हुई है, कॉफ़ी पी हुई है, तो फ़ौरन आगे ब्लड प्रेशर चेक कराता है तो वो थोड़ा बहुत स्टिमुलेंट्स हैं तो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेंगे। फिर बाहर से अगर कोई लड़ झगड़ के घर में दाखिल आएगा तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, तो वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, इवन आपके पास जब क्लिनिक में पेशेंट आए तो 5-7 मिनट्स उसको रिलैक्स कराएं, उससे बातचीत करें, फिर ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर एक आर्म में ज़्यादा आता है फिर दूसरे में चेक करें। फिर आप जिस तरीके से वो कफ डिफ्लेट करते हैं, यानी कि वो मरकरी जब नीचे आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तेज़ी से कर देते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो करते हैं, तो उसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, तो फिर आप इसकी ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट एक्यूरेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई नींद पूरी नहीं करता या खर्राटे बहुत लेता है, किसी को रात को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसका भी कोई ब्लड प्रेशर? हाँ, इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे हम OSA कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो गर्दन लोगों की छोटी होगी, ज़बान का साइज़ बड़ा हो जाएगा, खराटे लेंगे, टंग पीछे की तरफ
जिससे गिरती है पीछे से, और बाद का मरीज़ इसमें थोड़ी देर के लिए सांस रुकता भी है और मरीज़ उठ भी जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग सोते हुए उठते हैं फिर दोबारा सो जाते हैं, तो इसको इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है जिस्म को। जब स्ट्रेस पड़ेगा, ये भी एक स्ट्रेस है, इससे क्या होगा कि आपके जो फेफड़े हैं उनकी आर्टरीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जब उनकी आर्टरीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो साथ ऑटोमेटिकली दिल पे भी वो, क्योंकि दिल में जाएंगे तो दिल पे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि ऐसे मरीज जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, और जो है जो शरेयाने हैं जिनको हम पल्मोनरी जो कि लंग्स से निकली उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, पल्मी हाइपरटेंशन होगी, तो उससे भी दिल के मसाइल हो सकते हैं मरीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद शहजाद, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही डिटेल में मुख्तसर वक्त में, मतलब इस सब्जेक्ट को तो जितना भी फैलाएं फैला सकते हैं, मगर आम फहम अंदाज में डॉक्टर नवीद शहजाद ने एक्सप्लेन किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद शहजाद। कोई भी आप सवाल करना चाहें, हमारे ये जो प्रोग्राम है उस पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं, डॉक्टर साहब तक हम पहुंचाएंगे, वो भी जवाब देंगे। आप कंसल्ट भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।